हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर साथियों लगभग 25 सवालों को जो है लिया गया है, जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, और 15 नए सवालों को कवर किया गया है। तो आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। अच्छा, कुछ लोग भाई यूपी से हैं, वो लोग पूछ रहे थे कि क्या सर यूपी बीएड में भी आता है? जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल यूपी बीएड में भी आते हैं, बिहार में भी आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे पेशेंस के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिएगा। देखिएगा आप लोग इन 40 सवालों में से कितने सवालों को सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लग चुका है। किस कक्षा स्तर के लिए जो है प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। यानी साथियों, प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग जो है किस कक्षा के स्टूडेंट के लिए, किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताइए। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर 1 से 5 यानी 1 to 5, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत में जो है विद्यालय संरचना के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक को प्राथमिक स्तर कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। और यही वह अवस्था होती है जहां बच्चे पढ़ना लिखना और गणना की बुनियादी कौशल सीखते हैं। इसके बाद आपका आता है साथियों 6 to 8, यानी इसे क्या बोलते हैं? इसे उच्च प्राथमिक स्तर बोलते हैं, यानी मिडिल क्लास इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है प्राथमिक विद्यालय के बारे में, प्राथमिक स्तर के बारे में, तो वो होता है आपका 1 to 5, 1 से 5। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर दूसरा दिया है, विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका जो है क्या होता है? बताइएगा। संप्रत्यय का मतलब दोस्तों क्या होता है? कॉन्सेप्ट या सिद्धांत। यानी विद्यार्थियों को जो है कोई कॉन्सेप्ट या सिद्धांत पढ़ाने के लिए जो है सबसे बेहतर तरीका क्या माना गया है? आप लोग बताइएगा। कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, बताएं। चलिएगा, आपका सही आंसर क्या है आप लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ज्ञात का मतलब साथियों क्या हो गया? जो बच्चा जो है जानता है पहले से, उसे क्या कहते हैं? ज्ञात। और जो बच्चा नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? अज्ञात। जैसे देखिएगा, बच्चों को किस तरीके से किसी चीज़ को समझाना है, सिखाना है, ध्यान रखिएगा। जैसे बच्चा जो है पहले वर्णमाला सीखता है, क्या भाई? पहले जो है वर्णमाला सीखता है, फिर वर्णमाला के बाद जो है वो क्या सीखता है? शब्द बनाना सीखता है। ठीक है, यानी शब्द जो है कैसे बनाना है। यानी कहने का मतलब है ज्ञात से अज्ञात की तरफ जो है किसी बच्चे को जो है सिखाना होता है। यानी जो बच्चा जान रहा है उससे जोड़कर जो है जो चीजें नहीं जान रहा है उसको सिखाना। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, भारत में जो है माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष का होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर उत्तर करिएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, आपका राइट आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं 4 वर्ष पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, भारत में साथियों माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो होती है 4 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे साथियों भारत में जो सामान्यतः प्राथमिक स्तर जो होता है 1 से 5 होता है, उच्च प्राथमिक स्तर जो होता है 6 से 8 होता है, उसके बाद माध्यमिक स्तर आपका जो होता है 9 से 10 होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका उच्च माध्यमिक स्तर होता है वो आपका 11 से 12 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो होती है 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, विद्यालय में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का संभावित प्रमुख कारण क्या है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता, कोर्स का पूर्ण न हो पाना, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हो। चलिएगा, विद्यालय में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का जो है संभावित प्रमुख कारण जो है क्या होता है? चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, विद्यार्थियों को
क्रियाओं में संलग्न न कर पाना, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी आप जानते होंगे दोस्तों, जब जो है कक्षा रोचक नहीं होती है तो बच्चे जो है निष्क्रिय रहते हैं और उसमें क्या करते हैं, शोरगुल करते हैं। इससे क्या होता है, अव्यवस्था बढ़ती है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे विद्यालय में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का संभावित जो प्रमुख कारण है वो है विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग बताएं। सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विषय की विषय वस्तु में दक्षता, शिक्षण कौशल में दक्षता, विद्यार्थियों से प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो भी साथी जा रहे हैं विषय की विषय वस्तु में दक्षता, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, एक सेमेस्टर जो है कितने महीने की अवधि का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताएं। 4, 3, 6, 5। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। चलिएगा, तो साथियों आप जानते होंगे एक वर्ष को जो है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जो 6 माह का सेमेस्टर होता है, ठीक है, 6 माह का प्रथम सेमेस्टर होता है, उसके बाद दूसरा सेमेस्टर आप देखेंगे 6 माह का होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग थर्ड ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन नहीं है, बताइए। सिखाने वाले को अभिप्रेरित करना, रुचि का सृजन करना, बलपूर्वक नियंत्रण करना, क्रियाओं का नियोजन करना। तो बताइए सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन नहीं है। यानी निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो निगेटिव यहां पर आपका आंसर भी होगा। तो आप देखेंगे बलपूर्वक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया था यदि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल को सॉल्व करना है तो बच्चे को जो है भगवान मानकर आंसर करना है, सब कुछ यानी बच्चे को मानना है क्लास में। ठीक है, तो यानी भाई बलपूर्वक नियंत्रण तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कोई बलपूर्वक नियंत्रण नहीं करना है। यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा है सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन सा नहीं है, बलपूर्वक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, पाठ्य सहगामी क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यह यानी एनसीसी जो है नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति विकसित करती है बच्चों में। ध्यान रखें आपका जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये किसके अंतर्गत आती है, ये आपका पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन जो है साहित्यिक क्रिया नहीं है, बताइए। इनमें से जो है कौन सा साहित्यिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। सभी लोग उत्तर करिएगा। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं एनएसएस पर ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आप देखेंगे जो साहित्यिक क्रिया होती है ये क्या होती है, जैसे निबंध हो गया आपका, वाद विवाद हो गया, क्विज हो गया, ये साहित्यिक बौद्धिक गतिविधियां होती हैं। लेकिन जो आपका एनएसएस है ये क्या है, ये सामाजिक सेवा गतिविधि है, साहित्यिक नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोर करें तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। दंड देना चाहिए, मारना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए, क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। ये सारे सवाल साथियों पेपर में पूछे जा चुके हैं, आप लोग आंसर करिएगा। चलिए, यदि कक्षा में जो है विद्यार्थी शोर करे तो शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए। यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग यहां पर जा रहे हैं क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। यानी यदि कक्षा में जो है विद्यार्थी शोर कर रहे हैं तो भाई शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या उसे दंड देना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल दंड नहीं देना है। हमने पहले ही आपको बताया बच्चों को कोई दंड नहीं देना है, मारना भी नहीं चाहिए, बाहर भेजना नहीं चाहिए, क्रियाओं में संलग्न उन्हें करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। अगला सवाल, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, बताइए। वित्त की कमी, अच्छी आधारित संरचना की कमी, अच्छे अध्यापकों की कमी, विद्यार्थियों की लगातार कमी होना, बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइएगा, सही आंसर क्या है। चलिएगा, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या जो है कौन सी हो सकती है।
तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं, विद्यार्थियों की लगातार कमी होना, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भाई जब विद्यार्थी ही नहीं रहेंगे स्कूल में तो भाई किसको पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम हेतु विद्यार्थी की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है। अच्छी स्मृति, उच्च बुद्धि, रुचि, प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। चलिए, सीखने के लिए साथियों विद्यार्थियों की सबसे आवश्यक चीजें क्या होती हैं। अच्छी स्मृति होती है, उच्च बुद्धि होती है, रुचि होती है, प्रेरणा होती है। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगर विद्यार्थियों में रुचि है किसी चीज को सीखने के लिए तो वो बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो रुचि हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। जो लोग 3rd ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा एक जो है अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, बताइए। कौन सा जो है एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। सभी विषयों का शिक्षण, भाई अच्छी बात है। वाद विवाद एवं निबंध लेखन आयोजन, ये भी भाई एक अच्छे विद्यालय का गुण होता है। अच्छी विकसित प्रयोगशालाएं, ये भी एक अच्छे विद्यालय का गुण होता है। लेकिन खेलों का आयोजन नहीं करना, ये साथियों आपका नेगेटिव टर्म है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक जो है अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है भाई। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से विद्यालय और औपचारिक क्रिया क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से विद्यालय की जो है औपचारिक क्रिया क्या है। खेल का मैदान, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, बताएं। सवाल नंबर 14 का आंसर करिएगा फटाफट आप लोग। सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। चलिएगा, निम्नलिखित में से विद्यालय की औपचारिक क्रिया क्या है। तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर डी पुस्तकालय पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों पुस्तकालय जो है शैक्षिक गतिविधि का केंद्र होता है। भवन और मैदान संरचना जो है इस पर क्या है, पुस्तकालय ज्ञान का स्रोत होती है। यानी आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी पुस्तकालय जो होता है साथियों, पुस्तकालय शैक्षिक गतिविधि का केंद्र होता है और भवन और मैदान ये सभी संरचना होती हैं, ठीक है। पर पुस्तकालय जो है ज्ञान का स्रोत है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सवाल पूछा है निम्नलिखित में से विद्यालय की औपचारिक क्रिया क्या है। तो जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं पुस्तकालय पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। चलिए, शिक्षा के निःशुल्क संस्था, शिक्षा की बंद संस्था, शिक्षा की सायंकालीन संस्था, खुली शिक्षा की संस्था, बताइए। जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, खुली शिक्षा की संस्था, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है, बताइए। शिक्षा नीति विफलता, गरीबी, विद्यालयों की कमी, अच्छे अध्यापकों की कमी। सवाल नंबर 16 का उत्तर बताएं। समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है। चलिएगा, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं अच्छे अध्यापकों की कमी पर, डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण होता है अच्छे अध्यापकों की कमी, ठीक है। अध्यापक साथियों, अध्यापक जो है विद्यार्थियों के लिए आदर्श यानी रोल मॉडल होते हैं, आप जानते हैं। उन्हें मार्गदर्शक, सुधारक, अभिभावक और नेतृत्व गुणों से परिपूर्ण माना जाता है। इनकी कमी जो है नैतिकहीनता की जो है जड़ है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है, अच्छे अध्यापकों की कमी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इनमें कौन जो है 3R का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। यह सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, बताइएगा। 3R का मतलब दोस्तों क्या होता है। 3R का मतलब क्या होता है, रीडिंग अर्थात पढ़ना, और यह है आपका राइटिंग यानी लिखना, इसका मतलब हो जाएगा आपका साथियों अर्थमेटिक यानी गणित यानी गणना करना, ठीक है। तो हो गया आपका पढ़ना, लिखना, अंक गणित, ठीक है। बोलना साथियों नहीं आता 3R के अंतर्गत, ध्यान रखें। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, इनमें कौन जो है मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं आप लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, सही आंसर क्या है फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। इनमें कौन जो है मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है।
चलिएगा, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं संकेत भाषा पर ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, जो विद्यार्थी मूक, बधिर, नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है? विशेष आवश्यकता, दिव्यांग, समावेशित, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिएगा, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं दिव्यांग पर ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी मूक, बधिर, नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में जो है कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है? वो है आपका दिव्यांग। अगला सवाल देखिएगा, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? बताइए। तेज सीखने वालों को पढ़ाना, मध्यम गति से सीखने वाले को पढ़ाना, धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना, सभी 1 2 3 को साथ पढ़ाना। बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को आप लोग को यहाँ पर आंसर देना है। तो एक अध्यापक द्वारा जो है क्या पालन करना चाहिए? समावेशी शिक्षा पालन करना चाहिए। इसमें क्या होता है, सभी को जो है एक साथ एक समान जो है शिक्षा देनी चाहिए। एक समान तो नहीं कह सकते साथियों, क्योंकि क्लास में जो है कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं किसी चीज़ को समझाओ तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जिनको जो है एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ता है, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है, वो समझ पाते हैं, ठीक है। तो एक समान तो नहीं कह सकते हैं। तो यानी यहाँ पर देखिएगा, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? सभी 1 2 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी तेज सीखने वालों को पढ़ाना, मध्यम गति से सीखने वालों को पढ़ाना, धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना, इन तीनों को साथियों एक साथ पढ़ाना। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आप लोग बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताइएगा। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड 2 वर्ष पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लास 11 12 आप जानते हैं साथियों कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष। यानी इसे क्या बोलते हैं? उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं, 11 12। अगला सवाल, एक विद्यालय में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन वांछित नहीं है? बताइए सही आंसर क्या है, फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। एक विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वांछित नहीं है? नियमित उपस्थिति, अच्छा व्यवहार, दैहिक दंड, पुरस्कार। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग बता रहे हैं दैहिक दंड, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, विद्यालयों में जो है बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण जो है क्या है? बताइए। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण जो है क्या है? सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा यहाँ पर। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो साथियों, यदि शिक्षक जो है प्रेरक नेतृत्व न दे तो विद्यार्थी जो है दिशा खो देते हैं, और कक्षा प्रबंधन शिक्षक की जो है जिम्मेदारी होती है, ध्यान रखें। आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल ये रहा, विद्यालयी विद्यार्थियों में जो है अधिगम के लिए निम्न में से कौन जो है सर्वाधिक प्रभावी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है? व्याख्यान, श्रुतलेख, निर्देशित क्रियाएं, चित्र। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर क्या है? आप उत्तर दीजिएगा। विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं निर्देशित क्रियाएं, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों करते हुए सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग जो है सबसे प्रभावी तरीका होता है। व्याख्यान से जो है ज़्यादा प्रभाव गतिविधि का होता है, ध्यान रखिएगा। व्याख्यान से बेटर क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षण होनी चाहिए, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर 3rd ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन जो है विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? ये सारे सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत एवं गायन स्पर्धा, कक्षा, व्याख्यान, ड्रामा। सही उत्तर क्या है आप लोग बताइए। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कक्षा व्याख्यान पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, विद्यालय में समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल प्रतिभागी विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना, सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान अवसर देना, कमजोर विद्यार्थियों को अलग विद्यालय भेजना, विशेष विद्यालयों की स्थापना करना। 26 का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान अवसर देना, सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 27 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्ष में केवल एक परीक्षा लेना गलत है। केवल लिखित परीक्षा पर आधारित मूल्यांकन, केवल शब्द जहां पर आ जाए, जिस विकल्प में आ जाए, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, तो विद्यार्थी में जो है सर्वांगीण विकास का आकलन, केवल अंक देना। तो भाई देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सटीक आंसर है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आकलन करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है 5+3+3+4 संरचना किससे संबंधित है? बताइए, 28 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या है? जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई विद्यालय शिक्षा संरचना, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो साथियों आप याद रखिएगा, ये जो संरचना दी गई है शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5+3+3+4, इसका मतलब क्या है? ये साथियों, यह बच्चों की जो है उम्र और सीखने के स्तर के अनुसार स्कूल शिक्षा को जो है 4 चरणों में बांटती है। ठीक है, ये 4 चरण हैं। यहाँ पर 5 वर्ष का मतलब जो पहला 5 वर्ष दिया है, इसका मतलब क्या है? आधारभूत चरण यह कहलाता है। क्या भाई? ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका पहला 5 है, ये क्या है? ये आपका आधारभूत चरण कहलाता है। ये आपका 3 से 8 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए होता है। यानी इसमें क्या होता है? प्री स्कूल होता है, आंगनवाड़ी जो होता है, 1 से 2 तक की जो कक्षाएं होती हैं, ये आपका 5 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर जो 3 दिया है आपका, देखिएगा 3 का मतलब क्या है? ये आपका बच्चों का प्रारंभिक चरण होता है, 3 वर्ष, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें साथियों जो आपका सेकंड चरण है, तीसरा, ठीक है, ये जो तीसरा है, तो ये आपका जो इसमें बच्चों की उम्र होती है 8 से 11 होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 8 से 11 होता है। इसमें कौन सी कक्षाएं होती हैं? 3, 4, 5। ठीक है, इसमें 3, 4, 5 कक्षाएं होती। ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिएगा, देखिए जो ये आपका 5 है, ये आपकी कौन सी कक्षाएं इसमें आती हैं? इसमें आपकी प्री स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, कक्षा 1, 2, ये कक्षाएं हो गई। अब +3 की बात करें, इसमें आप ध्यान रखिएगा क्लास 3, 4, 5 हो गया। उसके बाद ये +3 जो दिया गया है, इसका मतलब क्या है? क्लास यानी कक्षा 6, 7, 8 तक। उसके बाद ये जो +4 दिया है, इसका मतलब क्या है? कक्षा 9, 10, 11, 12। और ये होता है आपका 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, ये जो चौथा संरचना है, 14 से 18 वर्ष तक का बच्चा इसमें हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो संरचना है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5+3+3+4। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया है, विद्यालय शिक्षा संरचना, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यालय में जो है प्रार्थना सभा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय में जो है प्रार्थना सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? और साथियों ये जो प्रश्न है, ये वाला सवाल, ये सवाल यूपी बीएड में पूछा गया, 2025 में आया था ये सवाल। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है पेपर में। ठीक है भाई, ये 5+3+3+4 याद रखिएगा, रट लीजिएगा इसको आप लोग। विद्यालय में प्रार्थना सभा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 29 का राइट आंसर बताएं आप लोग। जो लोग जा रहे हैं नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कक्षा शिक्षण में जो है बालक केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताइएगा। कक्षा शिक्षण में बालक केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का प्रभुत्व, बालक की आवश्यकताओं व रुचियों पर आधारित शिक्षण, केवल पाठ्यपुस्तक पर आधारित शिक्षण, परीक्षा केंद्रित शिक्षण। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, बालक केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है? बालक की आवश्यकताओं व रुचियों पर आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। विद्यालय में जो है अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य क्या है? विद्यालय का निरीक्षण करना, शिक्षकों का मूल्यांकन करना, विद्यालय और अभिभावकों के बीच समन्वय स्थापित करना, परीक्षा परिणाम घोषित करना। तो आप लोग याद रखिएगा, अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य है विद्यालय और अभिभावकों के बीच समन्वय स्थापित करना, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। विद्यालयी वातावरण को प्रभावी बनाने में किसका योगदान सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 32 है। केवल प्रधानाचार्य का, केवल शिक्षक का, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सभी का, केवल प्रबंधन समिति का। तो साथियों विद्यालयी वातावरण को प्रभावी बनाने के लिए जो है सभी का योगदान होता है, शिक्षक का भी होता है, विद्यार्थी का भी होता है, अभिभावक भी होता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड जो है
बिल्कुल सही उत्तर होगा। लास्ट में बताइएगा आपने 40 सवालों में से कितने सवालों को राइट किया है। अनुशासन स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? अनुशासन स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जो है क्या है? कठोर दंड देना? जी नहीं, बिल्कुल दंड नहीं देना है बच्चों को। भय उत्पन्न करना, डराना धमकाना उनको नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई। आत्म अनुशासन विकसित करना, कक्षा से बाहर निकाल देना, बाहर तो बिल्कुल नहीं निकालना है। आत्म अनुशासन विकसित करना, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। विद्यालय में जो है करियर मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है? विद्यालय में करियर मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है? 34 का उत्तर बताइए। सभी को एक ही पेशा चुनने के लिए प्रेरित करना, गलत बात है, एक ही पेशा नहीं चुनना भाई, जी नहीं। विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं क्षमता अनुसार दिशा देना, बिल्कुल बात सही भाई। यानी बच्चों में जो है जिस चीज़ को लेकर रुचि है उन्हें जो है वही काम आगे करना चाहिए, उसी फील्ड में आगे उन्हें बढ़ना चाहिए, उसी फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। तो याद रखें, विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं क्षमता अनुसार दिशा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला सवाल, स्मार्ट क्लास का मुख्य लाभ क्या होता है? बताइए। स्मार्ट क्लास का मुख्य लाभ क्या होता है? केवल वीडियो दिखाना, गलत बात है भाई, केवल वीडियो दिखाना ही नहीं है। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाना, गृह कार्य कम करना, परीक्षा समाप्त करना। देखिए, स्मार्ट क्लास का जो मुख्य लाभ होता है शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आप जानते होंगे एनिमेशन के द्वारा किसी भी चीज़ को बच्चों को समझाई जाती है, दृश्य के माध्यम से समझाई जाती है, यानी डिजिटल सामग्री के माध्यम से चीज़ों को समझाई जाती है। ये क्या होता है? डिजिटल बोर्ड यानी स्मार्ट क्लास का जो ये आपका लाभ होता है। विद्यालय में नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यालय में जो है नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केवल धार्मिक शिक्षा देना, गलत बात है भाई, धार्मिक शिक्षा नहीं देनी है। परीक्षा में अच्छे अंक लाना, चरित्र निर्माण करना, प्रतियोगिता बढ़ाना। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण करना, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। सतत अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? सतत अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है? भय, जिज्ञासा, दंड, प्रतियोगिता। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। साथियों, जिज्ञासा जो है सीखने की जड़ होती है। जब प्रश्न उठते हैं तभी ज्ञान गहरा होता है, ठीक है। यानी जिज्ञासा होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, तब वो चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। विद्यालय में समय सारणी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय में समय सारणी का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? केवल औपचारिकता पूरी करना, कार्यों का सुनियोजित संचालन, विद्यार्थियों को व्यस्त करना, शिक्षकों को नियमित करना। तो विद्यालय में समय सारणी टाइम टेबल का मुख्य उद्देश्य होता है कार्यों का सुनियोजित संचालन। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है बिल्कुल आपका सही है। एक प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है? एक प्रभावी शिक्षक की जो है विशेषता क्या है? संप्रेषण कौशल एवं सहानुभूति। ऑप्शन नंबर 3 आता है। ये लास्ट सवाल है इस क्लास का। विद्यालय में जो है सह शैक्षिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समय नष्ट करना, केवल मनोरंजन, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, परीक्षा से बचना। बताइए, इसका आंसर आप लोग करिएगा, देखते हैं कितने साथी का आंसर इसका आता है, ठीक है। तो आप लोग भाई इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। तो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। इन तीनों क्लासेस को आप लोग जरूर अटेंड करें। और यहाँ पर जो चीज़ें आपको दी जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिक आप जानते होंगे। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो नए हैं, वो लोग जुड़ जाइएगा, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।